आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। सलीम कौसर साहिब का ये शेर अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के पागल खाने ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जिन्हें इश्क या मोहब्बत ने पागल खानों तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में ऐसी लड़कियों या औरतों की तादाद भी कम नहीं जो मुख्तलिफ शेल्टर होम्स या दारुल अमान में इसी इश्क, इसी प्यार और मोहब्बत की वजह से अपने घर बार को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज वैलेंटाइंस डे पर इश्क, प्यार और मोहब्बत की तस्वुराती, फिल्मी और किताबी कहानियां अपनी जगह, लेकिन सरेआम की टीम आपको मोहब्बत के कुछ असल रंग और मोहब्बत का असल चेहरा दिखाने की कोशिश करेगी। कुछ अरसा पहले सरेआम की टीम ने हैदराबाद में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े पागल खाने से एक प्रोग्राम नशर किया था और हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ था कि वहाँ मौजूद ज़हनी मरीजों में से तकरीबन 80% मोहब्बत और इश्क के डसे हुए थे। उनके साथ या तो किसी लड़की ने बेवफाई की थी या फिर उस लड़की ने मजबूरी में अपने घर वालों की मर्जी से कहीं और शादी कर ली थी। ऐसे पागलों को बहुत से गाने और अशार भी याद थे और कुछ को तो अपनी गुमगश्ता मोहब्बत का नाम भी। क्या हुआ था? इश्क गया था। इश्क हो गया था? इश्क हो गया था। तो फिर क्या हुआ? शादी क्यों नहीं हुई? शादी उसकी हो गई। और शेर शायरी सुना। चक्कर ये है, अमेरिका तो ऐसे आपने बहाना बनाया हुआ है मोहब्बत को, है ना? मोहब्बत को 30 साल रखा। वैलेंटाइंस डे मनाने के बारे में हमारी राय क्या है, इस बात से कता नजर हम आज मोहब्बत का एक दूसरा पहलू आपके सामने रखेंगे। वैलेंटाइंस डे पर अफसानवी और फिल्मी मोहब्बत पर मबनी ड्रामे, प्रोग्राम और मॉर्निंग शोज से हटकर प्यार, मोहब्बत और इश्क के नामों से जुड़ी तल्ख सच्चाइयाँ और कुछ हकीकतें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोहब्बत के नाम पर होने वाले धोखे कुछ जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सरेआम की टीम ने लाहौर में यूनिवर्सिटी तालिबा से गैंग रेप करने, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसे ब्लैकमेल करने वाले उसके अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को बेनकाब किया था। वही बॉयफ्रेंड जो अल्लाह की पाक किताब पर हाथ रखकर लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया करता था। कुछ ऐसी ही सच्ची और हकीकी कहानियों की तलाश में सरेआम की टीम सारिम बर्नी ट्रस्ट पहुंची, जहां मौजूद बेशतर लड़कियां और औरतें मोहब्बत ही का रोग पाले अपने घर वालों से दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन सारिम बर्नी और उनकी शरीके हयात और ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन आलिया सारिम के पास मरज़े इश्क में मुब्तला होकर इनके ट्रस्ट तक पहुंचने वाली औरतों की अनगिनत दास्तानें थीं। सो सबसे पहले उन्होंने इन सैकड़ों कहानियों का तजर्बा सरेआम की टीम के सामने रखा। अच्छा, आज हम वैलेंटाइंस डे के हवाले से निकले थे, तो वह मुख्तलिफ ड्रामे होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज, उसमें बड़ा एक अच्छा जो तस्वुर है मोहब्बत का वो पेश किया जाता है। अच्छी बात है, मोहब्बतें बांटनी चाहिए, लेकिन एक ज़ाविया ऐसा है जो मोहब्बत के नाम पे हमारे माशरे में होता है बहुत कुछ, और बहुत कुछ ऐसा जिससे बहुत सारी खासतौर पर बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो हमने कहा इस पहलू को भी आज जो है वो जहन में रखा जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ही तस्वुराती और ख्यालाती चीज़ मोहब्बत आज हम बना के पेश करें और इसके जो हक़ाइक़ हैं, जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, वो बच्चियों तक या नई नस्ल तक ना पहुँचें। इकरार भाई, इसमें एक बात मैं आपको बोलूँ, ये आपकी तारीफ़ नहीं है, लेकिन ये इस वक्त की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। और अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। ये वो चीज़ है जो मेरे दिल में बड़े अरसे से खुटक रही थी कि वैलेंटाइन के ऐसे ही मनाया जाता है जैसे ये हो रहा है, फिर इसके रिजल्ट्स वो जो सामने आ रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाए जा रहे। यही टीवी, यही प्रोग्राम्स, यही मॉर्निंग शोज जो इतनी मोहब्बतें दिखा रहे हैं, जब उन मोहब्बतों के टुकड़े हो रहे हैं, जब वो मोहब्बतें बर्बाद हो रही है, जब उन मोहब्बतों से आग लग रही है घरों में, वो क्यों नहीं दिखाते। तो शुक्र है कि आपको इस बात का ख्याल आया और आप इस चीज़ को लेकर के चले हैं। ये वाकई एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ बन गई है और धोखा मोहब्बत नहीं है। आज के दौर में होने वाली, मैं मोहब्बतों को मोहब्बत नहीं समझता, मैं इसको सिर्फ धोखा समझता हूँ कि एक रॉन्ग मैसेज आया, उधर से मोहब्बत शुरू हो गई
उसने बगैर देखे आई लव यू कहना शुरू कर आई दिया। लव यू कहना शुरू कर दिया, उसकी आवाज पे मर बैठा, उसे पता भी नहीं कि काड़ी है लंगड़ी है, या उसे नहीं पता कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। ये बात तो सही नहीं कहते ना, मोहब्बत अंधी होती है, तो ये मतलब मोबाइल वाली मोहब्बत तो ठीक नहीं है इस मामले में। नहीं मोहब्बत अंधी का मकसद ये नहीं होता कि आप रॉन्ग नंबर पे शुरू हो जाए। मोहब्बत अंधी का मकसद ये होता है कि मोहब्बत के लिए किसी का काले गोरा देखने की जरूरत नहीं है, किसी को जो है गरीब अमीर देखने की जरूरत नहीं है, उसमें अंधी कहा गया है। दूसरा ये कि माँ इसके साथ जो चीजें हो रही है, फेसबुक पे अजनबी मिल गए और बस इतनी मोहब्बत हो गई कि मत पूछें, अपनी पिक्चर्स उल्टी सीधी भेजनी शुरू कर दी या एमएमएस करनी शुरू कर दी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग में आ गए। और मुझे हैरत इस बात पे होती है, भाभी आप भी जरा अपना इनपुट दीजिएगा कि वो बच्ची किस स्टेज पे होती है एतबार की और एतमाद की, कि जब वो एक लड़के से मिलती है तो बाकायदा वो जो भी हरकत कर रहे होते हैं अपने हाथ से वो मोबाइल से वो वीडियोस और तस्वीर बनवाती है। अब बच्ची मोस्ट प्रॉब्ली इस केस में आमतौर पर ये होता है कि करप्शन लड़की में ज़रा कम, लड़की अपनी तरफ से बहुत एतमाद कर रही होती है, उसे लगता है कि ये आदमी तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। हालांकि वो बहुत सी दास्तानें सदियों से सुनती चली आ रही है औरत के, ज़ाहिर मर्द ने ही हमेशा आमतौर पर बेवफाई की है, लेकिन इतना एतबार और इतना एतमाद क्यों करती है औरत एक मर्द के ऊपर, और बगैर किसी वजह के? कोई बुनियाद हो तो फिर तो चले। उम्र में आपको बताऊं, ये जो एज है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप फिजिकली तो बहुत सारी चीज़ों के काबिल बन जाते हैं, बहुत अर्ली एज में ही बन जाते हैं 10 साल के बाद, लेकिन ये जो आपका जहन है ये आपको तजर्बे से आपको आ रहा होता है। अच्छा, सारम बर्नी ट्रस्ट में ज़ाहिर चूँकि ख़वातीन एतमाद है, नॉर्मली यहाँ पे नौजवान बच्चियाँ भी आ जाती हैं जो मुख्तलिफ मसाइल की डसी हुई होती हैं, लेकिन कितने फीसद हम ये कह सकते हैं कि मोहब्बत की मारी हुई लड़कियां या ख़वातीन यहाँ आती हैं पनाह लेने के लिए? मेरे ख्याल है अगर आज की बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा यही आ रही है, सबसे ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी के बड़े तजुर्बात हैं, उसमें मैंने ये भी देखा है मर्द कितना ही अय्याशियों में पड़ जाए, कितने ही गुनाह की तरफ चला जाए, पलटता अपनी असल बीवी की तरफ ही है, उस बीवी की तरफ जो उसकी हुदूद में रहती है। थैंक यू सो वेरी मच। बड़े मर्दों की मुश्किल आसान कर दी आपने इस जुमले से, और उन्हें बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई। खैर मजाक बरतरफ, मेरा ख्याल है भाभी अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ज़रा कुछ ऐसी ख़वातीन की तरफ चलें। देख लें, और मैं माशरे में ये जानती हूँ कि एक तबाही की वजह लालच भी बहुत है। हमारी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाई गई जो दो तरह से मोहब्बत की मारी थी। एक वो अंधी मोहब्बत जो उसके वालिदैन ने उसे दी, और कई मोबाइल फोन उसे दिलवाए गए लेकिन निगरानी बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि ये लड़की दर्जनों लड़कों और मर्दों से राबिता रखने लगी और अपने तमाम तर तजर्बे के बावजूद बिल आखिर एक लड़के की मोहब्बत के जाल में आ ही गई। बच्चे, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपसे जितने भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे कितने लोगों ने आपसे वादे किए, कितने लोगों ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, कितने लोगों ने आपसे कहा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं? 5 से 6 लोगों ने। 5 से 6 लोगों ने। और आपकी उम्र जो है वो अभी 14 साल है। 14 साल है। तो क्या क्या कहते थे ये लोग, सब लोग किस किस्म के दावे, किस किस्म की बातें होती थी? हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे, और बस मेरे अम्मी अब्बू को फिर पता चल गई ये बात, तो फिर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत समझाया, मगर मेरी कज़नों ने और मेरी दोस्तों ने मुझे थोड़ा और बहकाया, तो फिर वो मुझे अपने घर बुलाती थी, फिर वहाँ से वो दोस्तें मुझे लेके जाती थी, लड़कों से फिर मिलवाती थी। इस वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर हम लोग कहीं और चले गए, कराची से शहर से छोड़ दिया अम्मी अब्बू ने, हम लोग वहाँ रहे। वहाँ पे फिर मेरा एक दोस्त आया, फिर वो मुझे उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, निकाह करूँगा। फिर हम लोग घर से निकले, उसने मुझे भगा के लेके गया। स्टेशन तक पहुँचे तो स्टेशन से मेरे पप्पू के बेटे और चाचू लोग ने हम लोग को पकड़ लिया। फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ से अब्बू ने मुझे भी समझाया, फिर मैं नहीं समझी, फिर अब्बू मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। पूरे पाकिस्तान की तरह लोड शेडिंग सारम बर्नी ट्रस्ट का मसला भी है, सो बिजली के जाने पर हमें बाकी की गुफ्तगू सहन में करना पड़ी। अच्छा देखें, आपके साथ तो बच्चे जो हुआ, अल्लाह करे आप अब अच्छे तरीके से वापस अपने घर जाओ, खुश रहो सब लोगों के साथ, माँ बाप के साथ, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि आज के दिन आपका जो ज़िंदगी का तजर्बा है उससे किसी और बच्ची को ये मदद मिले कि वो कम से कम इस तरह की बातों में ना आए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात होगी। अगर आपकी वजह से किसी बच्ची की ज़िंदगी बच जाती है तो ये अच्छी बात है ना आपके लिए, है ना। अच्छा बच्चे, मुझे आप ये बताओ कि जब ये आपको मोबाइल फ़ोन कितने अर्सा पहले लेके दिया आपके वालिद ने?
3 साल पहले। 3 साल पहले, यानी आप 11 साल की थी उस वक्त। जी, मैं भी यही समझती थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं भी दोस्ती कर लिया करती थी। मैं बोलती थी चलो कोई बुराई नहीं है, दोस्त बना रही हूँ मैं तो। वो लोग मुझे गलत और गंदी नज़रों से देखते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और अब कितने लोग थे जिनसे आपकी फ़ोन पर बात होती थी? 10 से 12 लोग। बहुत रॉन्ग नंबर्स आते थे। जो रॉन्ग नंबर्स आते थे मैं पहले तो ना करती थी, पर फिर मेरा दिल करता था कि नहीं मैं कर लूँ बात, मैं कर लिया करती थी। 10 से 12 लोगों से आप कॉन्स्टेंटली फिर राब्ते में थी बाद में? जी। अच्छा, और ये जो एक लड़का जिसके साथ आप फिर घर से निकली, ये उन्हीं 12 लोगों में से एक था? जी। उससे भी फ़ोन पे बात आपकी जी। अच्छा, और ये सब 12 के 12 लोग आपसे मोहब्बत का दावा करते थे? जी। सब कहते थे आपसे प्यार हो गया उससे उन्हें? जी। उनमें से कितने लोगों ने आपको देखा हुआ था? 5 से 6 लोगों ने मुझे देखा हुआ था, बाकी उन्होंने नहीं देखा। बगैर देखे ही वो कहते थे कि आपसे प्यार हो गया उन्हें? जी, फ़ोन पे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हर बाप से, हर भाई से, हर माँ से, हर बहनों से कि किसी भी अपनी औलाद को ऐसा नज़रों में रखे, इस तरह मोबाइल वगैरह ना दे, ताकि वो उसकी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं खाई में गिरने से बच गई हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अच्छी बात ये है बेटा कि आपको एहसास है कि आपसे एक गलती हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए चले। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी जगह पे आ गई, जहाँ पे इस्लाह अल्लाह करे आपकी अच्छे तरीके से, जिस तरह से लोग चाह रहे हैं उसी अंदाज में हो जाए। आप अपने घर वापस जाओ, एक अच्छी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करो। लेकिन फिर वही बात मैं करना चाहूँगा कि वो लड़का जो आपको घर से जिसके कहने पर आप अपने माँ बाप को छोड़ने पर तैयार हो गई, ज़ाहिर उसने कुछ ऐसा कहा होगा ना जो आपके दिल को बहुत लगा होगा, जिस पर आपको बहुत यकीन आया होगा, जिसके साथ आपने बहुत से ख्वाब देख लिए होंगे। उसने ऐसी क्या बातें की थी कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए अपनी ज़िंदगी में? वो भी अपने घर वालों को छोड़ रहा था, तो उसने बोला कि तुम भी छोड़ दो, क्योंकि मेरे अब्बू उसको मतलब उसकी मेरे अब्बू से बात नहीं करता था। मेरे अब्बू को पता चला, क्योंकि मेरे अब्बू ने उसको डांटा कि तुम फ़ोन पे बात क्यों कर रहे हो, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को लाओ। तो उसने फिर इस वजह से बोला कि नहीं मैं नहीं ला सकता, मेरे माँ बाप नहीं है ये वो। उसने झूठ बोला मेरे अब्बू से। और जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि उसने आपके साथ धोखा किया है या मोहब्बत के नाम पे आपके साथ फ्रॉड करता रहा है, तो उस वक्त आप पे क्या गुजरी, क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं सोचती थी मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। पर मुझे सबने समझाया, अम्मी अब्बू ने, भाभी आलिया भाभी ने, सबने समझाया कि इस तरह ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तुम यहाँ से जब भी जाओगी तो नई लड़की बन के जाओगी। वो पुरानी लड़की मर जाएगी तुम्हारे अंदर से, और अपने माँ बाप की कदर करूँगी। जैसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने माँ बाप से। माँ बाप प्यार करते हैं आपसे? जी बहुत। मेरे अब्बू ने मेरी मोहब्बत में ला के मुझे मोबाइल ला के दे दिए, और मैं उस चीज़ से बिगड़ गई। अपने अब्बू से कुछ कहना चाहेंगी आप? बस अब्बू को यही कहूँगी कि अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह करे कि आपकी बातें सुन के कोई एक और बच्ची जो है वो कम से कम अगर इस तरह के किसी भी हालात से बच जाती है तो हम समझेंगे कि हमने एक अच्छा काम किया, और आप भी उस अच्छे काम में शरीक थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, सारिम बर्नी ट्रस्ट की एक और ख़ातून के साथ हम मौजूद हैं, और ये भी किसी न किसी तरह से अंधी मोहब्बत की मारी हुई ख़ातून है, और ज़िंदगी में इनको किस तरह की परेशानियों का और मसाइब का सामना करना पड़ा, ये इन्हीं से बात करके जानते हैं। आप ज़रा हमें बताएं कि पहली बार जब किसी लड़के ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और उसके कहने पे आप घर से बाहर भी आ गई उससे मिलने के लिए? जी हाँ, मैं छुप के बातें करती थी, वो किसी को पता नहीं होता था। मोबाइल पे? मोबाइल पे, हाँ। बस मैं अपनी सहेली दोस्त से बात किया करती थी, पर उसने फ़ोन करना बंद कर दिया, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर मैं अपनी अम्मी अब्बू को बताती कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, और अचानक से रॉन्ग कॉल लगी। तकरीबन 6 महीने तक हम एक दूसरे से बातें वगैरह किया करते थे। हाँ, रॉन्ग कॉल। आप उसको नहीं जानती थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानती थी। आप लोगों का शहर एक था?
नहीं, शेख ने, मैं गांव में रहती थी और वो हैदराबाद में रहते थे। अच्छा उसने कहा था कि मैं इस हॉस्पिटल है ना, मैं वहीं पर काम करता हूँ, मुझे वहीं पर मिलने आ जाए। अच्छा तो मैं वहीं पर आगे सब कुछ लेके, उसने कहा मैं तुम्हें शादी वगैरह करूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो नहीं था और मेरे पास और कोई भी चारा नहीं, मैं क्या करूँ, इतनी परेशान थी। मैं कार में बैठी, फिर मैंने अपने दरवाज़ा खोला कार को, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। अब मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी, वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे खुद ही मार डालें, इसमें मैं खुद ही अपने आप को मार डालूँ। फिर जो ड्राइवर था ना, उसने कहा कि अगर जो आप कहो तो मैं आपको सहारा दे सकता हूँ। मुझे और कोई उसमें ये नहीं लग रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे ये सिर्फ लगा अगर जो मुझे सहारा देना चाहते हो तो फिर ठीक है। जब उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना, फिर मैंने हम दोनों शादी वगैरह की कोर्ट वगैरह में। उस ड्राइवर ने आपके हाँ, उसकी ड्राइवर ने। साथ तो मैंने अपने घर पे ले गया, मैं उसका घर का माहौल देख के इतनी परेशान हो गई। फिर मैंने कहा जो मेरा नसीब वही मुझे मिलेगा। उस ड्राइवर के घर में ऐसा क्या था कि आपको परेशानी होना शुरू हुई? उसने शादी की ज़ाहिर है आपके साथ। घर में वो था कि उसके दोस्त लड़कियों के साथ वो उसको ऑलरेडी और बैठा हुआ था। एक ऐसी बूढ़ी के जो औरत थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो उसके साथ सब कुछ वगैरह करता था। मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा मेरा अच्छा सा घर है, मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ, एक अच्छा सा बंगला, मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर रखूँगा, तुम आराम से रहोगी, तुम्हें कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी। जब मैंने ये देख कर मैं इतनी परेशान हो गई, अब मैं क्या कर सकती, मेरा तो निकाह वगैरह तो हो चुका था। जैसे कि घर तो वापस आप नहीं जा सकती थी। अच्छा, लेकिन वो जो पहला बंदा था जिससे रॉन्ग कॉल पे आपकी बात शुरू हुई, उससे दोबारा आपका रब्ता नहीं हुआ? नहीं, उसने बिल्कुल अपना नंबर ही बंद कर दिया था। बस वो एक नंबर पे रिश्ता था, नंबर बंद हो गया हाँ। और वो आदमी गायब। हाँ, ये देखें, आपने एक धोखा खाया, यानी जिस आदमी से मिलने के लिए आप आई उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। दूसरा आदमी जिसने उस मौके से फ़ायदा उठाया और आपसे कहा कि वो आपको सहारा देगा, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है उसने अपने मफादात की जो तस्कीन थी वो की, और उसके बाद आपको वहाँ से भी उसको भी छोड़ना पड़ा या उसने आपको छोड़ा? नहीं, उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने वो कहाँ रखा कि तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें ये करूँ वो करूँगा। मुझे तो बस मैं कहाँ मुझे रहना है तो इन्हीं के साथ रहना है। फिर उसने कहा मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ अगर जो तुम रब्ता करना चाहते हो फिर कर सकती हो। फिर एक माह के बाद मैंने अपने माँ बाप को फ़ोन किया। मेरे अब्बू की ऐसी हालत हो गई थी, उसने कहा कि बेटा अगर तुम नहीं आओगी ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। अच्छा, नहीं, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके वालिद कह रहे थे कि मुझे आ जाओ, वापस आ जाओ घर हाँ, अपने। तो फिर मैं जब गई ना अपने माँ बाप के यहाँ, तो मेरे भाइयों ने मुझे सर पकड़ के इतना मारा, मेरे सर से बिल्कुल खून निकल गया। फिर मेरे मामू ने कहा इसको बांध के रखो। फिर उसने मुझे बांध के रखा और 2 साल तक मेरे बाल भी और ज़्यादा लंबे थे, उसने मेरे काट लिए। मेरे अब्बू वो बेचारे मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर पाए। 2 साल तक बांध के फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे कहीं आने जाने की वगैरह कोई भी इजाज़त नहीं थी। मैं किसी की शादी वगैरह में जाऊँ या बाहर जाऊँ, बिल्कुल एक कैद खाने की तरह रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर ये वज़ाहत कि ज़ाहिर शनाख्त भी एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छुपाएं, और नाम भी हमारी ये ख्वाहिश है और यही हम कर रहे हैं कि मंज़िर आम पे ना आए। मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि इन बच्चियों की कहानी सुनकर कुछ मज़ीद बच्चियाँ अगर इस स्टेज पर पहुँचने से रुक जाएँ तो ये हमारे लिए भी, सारे बर्नी ट्रस्ट के लिए भी, और जितने लोग इस एफर्ट में शामिल हैं उनके लिए बड़ी अच्छी कामयाबी की बात होगी। तो आप ज़रा हमें बताओगे क्या अब यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है उसका आगाज़ कैसे हुआ? उसका आगाज़ ये था कि मैं अपनी फ्रेंड के जो भाई थे उनको पसंद करने लगी थी। बाकायदा तौर पे उनके घर से पहले रिश्ता भी आया, लेकिन घर वालों को वो पसंद नहीं आया रिश्ता। उनको उसमें बहुत सारे फॉल्ट नज़र आए। मैंने घर वालों से ज़िद की कि नहीं, मुझे यहीं करनी है, मैं पसंद करती हूँ, हम अच्छा, लेकिन प्यार आपका करते हैं। आप पसंद करने की स्टेज भी बड़ी अहम है ना, कि वहाँ तक आपको जब एहसास हुआ कि मैं पसंद करने लगी हूँ, आना जाना था उस घर में आपका या कैसे रब्ता हुआ? जी, मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हें वहाँ देखा था। उससे पहले मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था, और उसके बाद मेरी उनसे मोबाइल पे बातचीत होना शुरू हुई थी। तो उसके बाद घर वालों ने इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी ज़िद थी कि नहीं, मैं पसंद करती हूँ तो आप मेरी शादी कर दें, क्योंकि घर वालों को था कि हाँ, हमने तुम्हारी शादी करनी है। लेकिन घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बीच में सब आ गए थे, मामू वगैरह, सब ने ये स्टैंड लिया कि नहीं, किसी भी हाल में शादी नहीं होगी। मुझे घर में कैद कर दिया कि ये घर से निकल ना सके।
एक रात मेरे भाई ने मुझे बेइंतहा मारा था इसी बात पे कि ये आज अपने मुंह से क्यों इस तरह से कह रही है कि मेरी उसके साथ शादी कर दें। बेइंतहा मारा था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फट गए थे और मुझे कोई इतना जुनून सवार था उस मोहब्बत का कि मैंने अपना हाथ भी जलाया था इस तरीके से। मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया गया, मुझसे कोई राब्ता नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने अरेंज करके किसी ना किसी तरीके से उनको कहा कि आप किसी भी तरीके से मुझसे शादी करें। उन्होंने कहा मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स को भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारे घर वाले मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं नहीं आगे करूँगा। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा, मेरे घर वालों ने सबने उन्हें दूसरे घर में नानी के घर बुलाया, वहाँ बुला के उन्हें बेइज्जत किया। ये हमारी बेटी है, खुद को मारे पीटे जो भी करे, आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। फिर वो लोग वापस वहाँ से चले गए। मैंने फ़ोन पे उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कहा अब तुम अपने आप को मारो पीटो, जो करना है करो, मेरा अब तुम्हारा कोई लिंक नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की है। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को उस मौके पे मुझे ये लगा कि मैं जिस इंसान के लिए ये सब कुछ कर रही थी आज तो उसने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो अपने रिश्ते भी मेरे हाथ में नहीं रहे और वो शख्स जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी उसने तो मुझे कड़े वक्त में ही छोड़ दिया। मैं फिर से पागल हुई, मैंने नीचे आके खुद को मारना शुरू किया घर वालों पे। मैं बिल्कुल इतनी पागल हो गई थी कि जिस शख्स के लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी उसने इतना बड़ा मुझे कैसे लफ्ज़ अल्फाज बोल दी कि अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर यहाँ तक कैसे आई हैं? फिर 5 महीने तक मैंने फिर पागलपन का नाटक किया कि इन्होंने मुझे इतना मारा है कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। मुझे इन लोगों ने कैद की तरह, बिल्कुल कैद खाने की तरह रखा हुआ था। आपने पागल साबित करने की कोशिश की खुद को 5 साल? मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि इन्होंने मुझे कोई इतना बेतहाशा मारा था कि वो पुलिस केस था, मुझे कोई डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहा था। मैंने ये उनके सामने किया कि हाँ आप लोगों ने मुझे इतना मारा है कि मेरे दिमाग पे असर हुआ है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ निकल के जाऊँ, क्योंकि कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी अकेले। घर वालों का एतबार भरोसा सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि गलती मेरी अपनी भी थी, मेरे घर वालों की भी थी। अगर मुझे मेरी घर से वो मोहब्बत मिलती, मेरे माँ बाप से मिलती, मेरे भाइयों से मिलती, तो मैं कभी भी किसी उस अनजान शख्स की तरफ नहीं पलटती, क्योंकि मुझे वो मोहब्बत मेरे घर से ही नहीं मिली थी। इसलिए मैं दूसरी तरफ डाइवर्ट हुई थी। कोई भी लड़की ऐसे ही नहीं घर से किसी और की तरफ मोहब्बत पाती। ये बात बेटा समझ में नहीं आती, ये कैसे पॉसिबल है कि माँ बाप या भाई जो हैं वो अपनी बहन से या अपनी बेटी से प्यार ना करते हो। ये मैं बहुत सारी लड़कियों से सुनता हूँ कि मुझे घर से वो प्यार नहीं मिला था, इसलिए जो है मैं दूसरी तरफ चली गई। वो प्यार क्या होता है जो हम घर वालों से चाहते हैं? आप मुझे बताओ। आप वो केयरिंग नहीं होती जो बेटों की जाती है, बेटियों की क्यों नहीं वो केयरिंग होती? क्यों इतना फर्क रखा जाता है बेटों बेटियों में कि अच्छे से अच्छा खाना भाइयों को देना है, बहन नहीं खाएगी, बहन पूरा दिन सुबह से रात तक काम कर रही है, लेकिन भाई को ये नहीं है कि 2 मीठे बोल भाई बहन से आके बोल ले। इतनी सी सिर्फ तवज्जो चाहिए थी, लेकिन ये तवज्जो नहीं मिली थी मुझे। इसी बहाने से इनके उससे कन्वे हो गई कि नॉर्मली हमारे यहाँ यही किया जाता है कि बच्ची बिल्कुल ही ऐसे तस्वीर की जाती है जैसे कोई मुलाजमा है घर की, और भाइयों को ऐसे बना के रखा जाता है कि जैसे वो ये बात कि खाना अच्छा, पहनना अच्छा, और बच्ची के लिए एग्जैक्टली। और तालीम तो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें तो बराबरी कर लो, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, अगर पढ़ना चाहती थी तो पढ़ने देते। वहाँ इसको महसूस हुआ कि मेरी वो इज्जत, मेरी वो वक़्त या मेरी वो गुंजाइश नहीं बनती। अच्छा, ये आपका यहाँ आने का मकसद ये तो नहीं था कि आप घर वालों से फरार इख्तियार कर रही थी? आपके यहाँ आने का मकसद यही था कि आप दोबारा शख्स से रब्ता करें और दोबारा शादी की तरफ बात बढ़े? यही सोच के आई थी? मैं ये सोच के नहीं आई थी, क्योंकि घर वालों ने इतना कोई कर दिया था कि मैं वहाँ रह नहीं पाती थी, कि मैं शायद वहाँ जिंदा रह के मैं मर जाऊँ या मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं वहाँ से इसलिए निकली थी, और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे भाग के निकाह कर लें। उन्होंने ये भी साफ मुझे इनकार कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ अपनी गलतियों पे निदामत थी कि मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक मोहब्बत पाने के लिए जो माँ बाप से नहीं मिली, जो अपने सगे रिश्ते थे उनसे नहीं मिली, तो कोई गैर क्यों देगा? ये बातें आज जाकर समझ में आती हैं कि जब आपका अपना सगा आपको मोहब्बत नहीं दे पा रहा तो कोई गैर आपको क्यों देगा? और जो मोहब्बत आज
अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किसी और के साथ करने जा रही है। आपकी खुद बात हुई उस लड़के से जी अभी यहाँ वापस शेल्टर होम में आने के बाद? जी, जब मैं यहाँ आई थी 1.5 साल पहले, जब मेरी कॉल करवाई गई थी तो मुझे कहा कि आज ही मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं और मेरी आज बात पक्की हो रही है। तो नाज़रीन, वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से मोहब्बत ही की एक और कहानी के साथ हम मौजूद हैं, लेकिन ये भी कहानी उन तमाम कहानियों से मुख्तलिफ है जिन्हें आज दिन भर आप टेलीविज़न ड्रामाज़ में, टेलीविज़न शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में देखते रहे होंगे। तो ये कहानी क्या है, इसके मरकज़ी किरदार से बात करके जानते हैं। आप ज़रा हमें बताएं कि यहाँ तक आप आई हैं, उसकी वजह क्या बनी, शुरू कहाँ से हुई ये सारी दास्तान, ये कहानी? मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मैं जॉब करती थी, तो उधर ही उन्हीं के घर में आना जाना था उनके बाहर के काम के लिए। तो जैसे उनको पता चला कि मेरे घर वालों का, स्टेप मदर का, कि इनका आगे पीछे कोई नहीं है, इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया है बिल्कुल, और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने फेवर में लेने की कोशिश की कि ये कि आपके अपनों ने अपना साथ छोड़ दिया है और ये लोग भी बाहर जाने वाले ये हैं, फिर आगे आपका मुस्तकिल कोई वो नहीं है कि क्या करेंगे क्या होगा। तो मैं कौन साहब थे? उन्हीं के घर आते जाते थे जहाँ आप काम करते जी। तो जो है उन्होंने कहा कि जो है ना, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, मेरे साथ चलें। ये इस तरह करके उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। मुझे भी ये हुआ कि उन लोगों का बाहर शिफ्ट होने का हो गया है, जॉब का भी मुझे ये ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ, और अपना भी कोई वो नहीं था कि मैं घर जा सकूं। ये तो मैं मजबूर हो गई उनके वो करने पे, उनका साथ देने पे। और ज़ाहिर अब ऐसी सिचुएशन है कि आप अब ज़ाहिर काम भी नहीं कर सकती, जॉब भी मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकती। चलिए, तो अभी ये इस स्टेज तक यहाँ आई हैं और ख़ासतौर पर अब जो उनकी हालत है, बस औरत का यही तो फिर अंजाम हो जाता है कि वो कहीं की नहीं रहती। गलती तो इस बच्ची से हुई है, लेकिन ये वो एंड होता है, ये वो कहानी का दर्दनाक अंजाम होता है जो सारी ज़िंदगी फिर उस औरत को भुगतना पड़ता है। और इसी एक दर्दनाक लम्हे से बचने के लिए हम औरत को कहते हैं कि खुदारा नामहरम के कांटेक्ट में नहीं आओ। बेसिकली मुझे बताइएगा, हम ज़ाहिर है वैलेंटाइन डे के हवाले से बात कर रहे हैं सब लोगों से। मोहब्बत ज़ाहिर कुछ लोगों की ज़िंदगी बना भी देती है, कुछ लोगों की ज़िंदगी को तबाह भी कर देती है। आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है इसका? 2 साल पहले मैंने भी किसी लड़के से मोहब्बत की थी। घर के सामने कोई रहने के लिए आया था, मेरी उससे बातचीत फ़ोन पे ही चली थी। तो जब मेरी उससे काफ़ी बातचीत चली थी तो मेरे घर वालों को पता चला था। मेरे घर वालों को जैसे ही पता चला तो मेरे घर वालों ने आपके घर के सामने रहता था वो बंदा? जी। जैसे मेरे घर वालों को पता चला तो मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और शादी फूफो के घर पे तय कर दी। मैंने घर वालों को बहुत मना करा, उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी फूफो के बेटे से कर दी। और वो मुझे उस लड़के के तरह तरह के ताने मारता था जब उसे सब चीज़ का पता चला। जब वो ताने मारता तो मैं उसे यही कहती थी कि मैं उस लड़के को भूल चुकी हूँ, अब तुम ये सब कुछ छोड़ दो। जहाँ आपकी शादी हुई वो आपको पहले वाली जो मोहब्बत थी आपके, उसके ताने देता था और ये पता था, उसके इल्म में था ये सारा बात? अच्छा, ये भी वालिदैन पर इसमें बड़ी अजीबोगरीब फिर फैसला था ना कि एक ऐसे लड़के को जो कि जानता है उसकी कहानी क्या है बुनियादी तौर पे, उसको आपने अपनी बेटी दे दी, उसे सौंप दी, जो उसका माजी जानता है। बिल्कुल ऐसा है क़रार भाई। शादी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है लड़की की रजामंदी। ना तो अल्लाह ताला ने अगर ये इख्तियार वालिदैन को दिया होता तो हाँ की इजाज़त भी वालिदैन को ही होती, वही 3 दफ़ा हाँ कर देते। ये वो रिश्ता होता है जब बेहतरीन बन जाता है, जब बेटी, बेटा और वालिदैन मिलकर ये फ़ैसला करते हैं। अच्छा, फिर शादी हो गई आपकी, उसके बाद क्या हुआ? शादी हो गई, वो मुझे तरह तरह के ताने मारने लगा। मैं उसे यही कहती थी कि अब मैं उस लड़के को भूल चुकी हूँ, अब उसकी बातें मुझसे ना करो, लेकिन वो फिर भी मुझसे उसकी बातें करता था, ज़बरदस्ती पूछना चाहता था कि मैं उस लड़के से किस तरह मिली, क्या बातें होती थी हम दोनों के बीच में, ये सब कुछ पूछता और मुझे मारता बहुत था। और फिर ऊपर से इसका ये बात चली थी, बड़ी ताक रात थी, तो इसने मुझे बताया था कि मैं भी किसी लड़की से फ़ोन पर बात करता हूँ और उसे मोबाइल देकर आता हूँ, उसकी दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती चल रही थी। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने घर वालों को सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फिर भी मैं उसके साथ वहाँ पे रहती रही थी।
लेकिन वो बस मुझे हर वक्त ताने मारता रहता था। अच्छा नहीं, लेकिन आप वाकई भूल गई थी उस पहले लड़के को जिससे आपकी बातचीत थी? जी हाँ, मुकम्मल तौर पे कांटेक्ट, राब्ता, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो जी। फिर अल्टीमेटली क्या फ़ैसला हुआ आपका और आपके शौहर का? मैं कुछ भी नहीं, वो बस मुझे ताने मारता था, ये सब कुछ करना, मारना, रोज़ रोज़ यही सब कुछ था। और दूसरी लड़कियों से बात करना, तो मुझे भी ये सब बात करवाना कि तुम भी इस लड़की से बात करो। और मैं नहीं करना चाहती थी ये सब कुछ। मैं ये कहती थी आपको कि क्यों कहता था कि आप इस लड़की से बात करें? क्या बात? बस ऐसे ही मुझे जलाने के लिए कि मैंने भी किसी और को पसंद किया है, तो इसलिए अब मैं भी तुम्हारी उस लड़की से बातें करवाना चाहता हूँ जिससे मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं बातें करता हूँ। आधी आधी रातों में उनसे बात करना, उनको फ़ोन देना जा के, ये सब कुछ करता था। और फिर इनका क्या इख्तिताम हुआ इस रिश्ते का? यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? मेरे पास तो खैर ये बच्ची खुद ही आई है, और वो यही होता है कि लड़की को माफ़ी नहीं मिलती। जो काम इसने किया वही काम वो लड़का भी कर रहा था, लेकिन जब सज़ा की बारी आई तो सज़ा इसको मिलनी चाहिए, उस लड़के को नहीं मिलनी चाहिए। जबकि निकाह के बंधन में बनने के बाद इसने माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली, इसने वो ज़िंदगी भी छोड़ दी, इसने वो ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए, और वो लड़का मुतवातिर रख रहा था। औरत के गले पड़ जाती है, सारी ज़िंदगी पड़े रहती है। हाँ, मर्द बच सकता है। और औरत अमूमन हमारे यहाँ की औरतें शादी से पहले अगर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार भी होती हैं, तो हमारा कुछ कल्चरल हमारा एक ऐसा प्रेशर है, या मैं समझती हूँ हमारा ब्रॉटअप इतना अच्छा होता है कि अगर जवानी में, नौजवानी में कोई ऐसी बात दिल में ख्याल आ भी जाता है, तो शादी के बाद वो सारे ख्यालात ख़त्म कर देती हैं। ये औरत के अंदर अल्लाह ताला ने डाली। एज क्या होगी इस वक्त? 17 साल हो गई, 17-18 साल इसकी उम्र है। अच्छा, इस वक्त 18 साल है उम्र। तो निकाह के बाद तलाक हो गई, और तलाक के बाद अब वापस घर वाले भी आपको नहीं कबूल कर रहे हैं? नहीं, कबूल करेंगे, लेकिन ये कि फौरी तौर पे इसको रजामंदी नहीं है कि इसको लेकर जाएं। वही होता ही है कि जब कोई झगड़ा हो, कोई नाचाकी हो, तो एकदम सुलह नहीं हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीबोगरीब, जैसे इनकी बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। मोहब्बत के नाम पे कुछ और था, ये क्या था? ये मुख्तलिफ नहीं है भाई, ये केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं कि एक मर्द जो है उसके कई रूप होते हैं। वो दुनिया भर के लिए कोई एक कैरेक्टर होता है, दुनिया उसको कुछ समझती है और उसकी बीवी उसको कुछ समझती है। अल्लाह अकबर। अच्छा चलें, क्या? मेरा नाम सादिया, और आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरा निकाह ज़बरदस्ती कर दिया था मेरे घर वालों ने। जिसके साथ किया वो मेरे तायाज़ाद हैं, और वो मेरे घर वालों के सामने यही ज़ाहिर करते थे कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और घर वालों के सामने मुझे चीज़ें भी ला कर देते थे। और बाद में खुद ही मुझे जब फ़ोन करते थे, अम्मी मुझसे ज़बरदस्ती बात करवाती थी कि तुम बात करो। मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा बताती थी कि अम्मी वो नहीं, मतलब जानबूझ के वो सिर्फ ज़िद में आकर मुझसे शादी कर रहा है, उसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। तो अम्मी मुझे यही कहती थी कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा सिंसियर बंदा है, तुम उससे बात करो। मैं जब उससे बात करती थी तो वो खुद मुझे अपने अफेयर्स के बारे में भी बताता था, और मुझे कहता था कि मैं तुमसे सिर्फ बदला ले रहा हूँ, मैं तुम्हें जो है शादी के बाद बर्बाद कर दूँगा, मैं दूसरी शादी करूँगा, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। लेकिन किस चीज़ का बदला ले रहा है? ये तो आखिर तो कोई वजह होगी ना जो आपको इतना तंग मैं करवाता जब है। छोटी सी थी तब से वो हमारे घर में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा था, तो वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जब मैंने उसको अपने भाइयों को बताया कि मुझे तंग करता है, तो बस इस चीज़ की उसकी ज़िद बन गई कि क्यों इस तरह उसने मुझे बोला। बस उसने इस बात को ज़िद बना लिया, और उसने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया। मेरे अम्मी अब्बू के सामने वो मुझे चीज़ें भी ला कर देता था, और जब मैं मतलब मुझे पता था कि वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, तो मैं उससे नहीं लेती थी। और इस वजह से मुझे फिर अपने अम्मी अब्बू और अपने भाई बहन मारते थे कि तुम उसके साथ सही नहीं हो, वो तो सही है। अच्छा। ये इकरार भाई, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि मर्द आज तक उसकी जहनियत ये है कि औरत एक शय है जिसकी कोई ना कोई कीमत है। वो कीमत जज्बात से लगा लीजिए, पैसे से लगा लीजिए, कोई कीमत है ज़रूर उसकी। और अगर उसने किसी औरत को पसंद कर लिया है तो अब ये उसका पूरा हक है कि ये औरत उसको मिलनी चाहिए। वो ये समझता है कि मैं अगर औरत को पसंद करता हूँ तो औरत को यह हक हासिल नहीं कि वो इनकार कर दे। अगर वो इनकार करती है तो ये अपनी मर्दानगी को हर हवाले से इस्तेमाल करता है उस औरत को नीचा दिखाने के लिए। और यूँ रिश्ते और ख़ानदान बना नहीं करते। कोई भी मर्द किसी औरत को फ़िज़िकली तो शायद हासिल कर पाएगा, लेकिन वो उसकी रूह को, उसकी ज़ात को हासिल नहीं कर सकता। वेल भाभी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने वैलेंटाइंस के बाकी सारे पहलू अपनी जगह, लेकिन ये इस एक पहलू को उजागर करने में हमारी मदद की। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे तो खुशी हुई इकरार भाई, वैलेंटाइंस पे आज बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को कहीं कहीं तस्वीर की ज़रूरत है। हम उन्हें तस्वीर का सिर्फ एक रुख ना दिखाएं। इस प्रोग्राम से भी कोई ये ना सोचे कि हम मोहब्बत के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोहब्बत और गुमान में बड़ा फ़र्क है, और इस वक्त को समझना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी आपका, थैंक यू। और अब मौजू से हटकर एक दरखास्त सारिम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से भी और सरेआम की टीम की जानिब से भी। ये लड़की किसी तरह से इस शेल्टर होम तक पहुंची है, लेकिन ये कौन है, क्या है, इसका पूरा मामला क्या है, इस बात को जानने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं।
कहां से आई है और क्यों आई है, ना ये इसके बारे में कुछ बताती है और ना ही ट्रस्ट के पास इसके बारे में कोई मालूमात हैं। सो अगर आप में से कोई इस लड़की के बारे में कुछ भी जानता है तो अजराहे करम सरेआम की टीम से राबिता कीजिए। तारीख़ इंसानी मोहब्बत की दास्तानों, बेवफाई के अफसानों और इस बेवफाई के नतीजे में तबाह बर्बाद हो जाने वाले इंसानों से भरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद बेवफाई का गैज़ भी जारी है और मोहब्बत का फैज़ भी। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तुम शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को लाओ। तो उसने फिर इस वजह से बोला कि नहीं, मैं नहीं ला सकता, मेरे माँ बाप नहीं है, ये वो। उसने झूठ बोला मेरे अब्बू से। और जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि उसने आपके साथ धोखा किया है या मोहब्बत के नाम पे आपके साथ फ्रॉड करता रहा है, तो उस वक्त आप पे क्या गुजरी, क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं सोचती थी मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। पर मुझे सबने समझाया, अम्मी अब्बू ने, भाभी आलिया भाभी ने, सबने समझाया कि इस तरह ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तुम यहाँ से जब भी जाओगी तो नई लड़की बन के जाओगी। वो पुरानी लड़की मर जाएगी तुम्हारे अंदर से। और अपने माँ बाप की कदर करूँगी। जैसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने माँ बाप से। माँ बाप प्यार करते हैं आपसे? जी बहुत। मेरे अब्बू ने मेरी मोहब्बत में ला के मुझे मोबाइल ला के दे दिए और मैं उस चीज़ से बिगड़ गई। अपने अब्बू से कुछ कहना चाहेंगी आप? बस अब्बू को यही कहूँगी कि अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह करे कि आपकी बातें सुन के कोई एक और बच्ची जो है वो कम से कम अगर इस तरह के किसी भी हालात से बच जाती है तो हम समझेंगे कि हमने एक अच्छा काम किया और आप भी उस अच्छे काम में शरीक थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, सारेम बर्नी ट्रस्ट की एक और ख़ातून के साथ हम मौजूद हैं और ये भी किसी न किसी तरह से अंधी मोहब्बत की मारी हुई ख़ातून है और ज़िंदगी में इनको किस तरह की परेशानियों का और मसाइब का सामना करना पड़ा, ये इन्हीं से बात करके जानते हैं। आप ज़रा हमें बताएं कि पहली बार जब किसी लड़के ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और उसके कहने पे आप घर से बाहर भी आ गई उससे मिलने के लिए? जी हाँ, मैं छुप के बातें करती थी, वो किसी को पता नहीं होता था। मोबाइल पे? मोबाइल पे, हाँ। बस मैं अपनी सहेली दोस्त से बात किया करती थी, पर उसने फ़ोन करना बंद कर दिया, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर मैं अपनी अम्मी अब्बू को बताती कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ और अचानक से रॉक कॉल लगी। तकरीबन 6 महीने तक हम एक दूसरे से बातें वगैरह किया करते थे। हाँ, रॉक कॉल। आप उसको नहीं जानती थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानती थी। आप लोगों का शहर एक था? नहीं, शहर एक नहीं, मैं गांव में रहती थी और वो हैदराबाद में रहते थे। अच्छा। उसने कहा था कि मैं इसरा हॉस्पिटल है ना, मैं वहीं पर काम करता हूँ, मुझे वहीं पर मिलने आ जाए। अच्छा। तो मैं वहीं पर आ गई सब कुछ लेके। उसने कहा मैं तुम्हें शादी वगैरह करूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो नहीं था और मेरे पास और कोई भी चारा नहीं, मैं क्या करूँ, इतनी परेशान थी। मैं कार में बैठी, फिर मैंने अपने दरवाज़ा खोला कार को, मैंने अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। अब मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी, वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे खुद ही मार डालें, इसमें मैं खुद ही अपने आप को मार डालूँ। फिर जो ड्राइवर था ना, उसने कहा कि अगर जो आप कहो तो मैं आपको सहारा दे सकता हूँ। मुझे और कोई उसमें ये नहीं लग रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे ये सिर्फ रहा अगर जो मुझे सहारा देना चाहते हो तो फिर ठीक है। जब उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना, फिर मैंने हम दोनों शादी वगैरह की कोर्ट वगैरह में। तो ड्राइवर ने आपके हाँ, उसकी ड्राइवर ने। तो मैंने अपने घर पे ले गया, मैं उसका घर का माहौल देख के इतनी परेशान हो गई। फिर मैंने कहा जो मेरा नसीब वही मुझे मिलेगा। उस ड्राइवर के घर में ऐसा क्या था कि आपको परेशानी होना शुरू हुई? शादी की ज़ाहिर है आपके साथ? घर में
वो था कि उसके दोस्त लड़कियों के साथ वो उसको ऑलरेडी और बैठा हुआ था। एक ऐसी बूढ़ी के जो औरत थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो उसके साथ सब कुछ वगैरह करता था। मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा मेरा अच्छा सा घर है, मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ, एक अच्छा सा बंगला में तुम्हें वहाँ पर जाकर रखूँगा, तुम आराम से रहोगी, तुम्हें कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी। जब मैंने ये देखकर मैं इतनी परेशान हो गई, अब मैं क्या कर सकती, मेरा तो निकाह वगैरह तो हो चुका था। जैसे कि घर तो वापस आप नहीं जा सकती थी। अच्छा, लेकिन वो जो पहला बंदा था जिससे रॉन्ग कॉल पे आपकी बात शुरू हुई, उससे दोबारा आपका रब्ता नहीं हुआ? नहीं, उसने बिल्कुल अपना नंबर ही बंद कर दिया था। बस वो एक नंबर पे रिश्ता था, नंबर बंद हो गया हाँ। और वो आदमी गायब। हाँ। ये देखें, आपने एक धोखा खाया, यानी जिस आदमी से मिलने के लिए आप आई उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। दूसरा आदमी जिसने उस मौके से फ़ायदा उठाया और आपसे कहा कि वो आपको सहारा देगा और अल्टीमेटली ज़ाहिर है उसने अपने मफादात की जो तस्कीन थी वो की, और उसके बाद आपको वहाँ से भी उसको भी छोड़ना पड़ा या उसने आपको छोड़ा? नहीं, उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने वो कहाँ रखा कि तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें ये करूँ वो करूँगा। मुझे तो बस मैं कहाँ मुझे रहना है तो इन्हीं के साथ रहना है। फिर उसने कहा मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ अगर जो तुम रब्ता करना चाहो तो फिर कर सकती हो। फिर एक माह के बाद मैंने अपने माँ बाप को फ़ोन किया। मेरे अब्बू की ऐसी हालत हो गई थी, उसने कहा कि बेटा अगर तुम नहीं आओगी ना पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। अच्छा, तो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके वालिद कह रहे थे कि मुझे आ जाओ, वापस आ जाओ घर। हाँ। तो फिर मैं जब गई ना अपने माँ बाप के यहाँ, तो मेरे भाइयों ने मुझे सर पकड़ के इतना मारा, मेरे सर से बिल्कुल खून निकल गया। फिर मेरे मामू ने कहा इसको बांध के रखो। फिर उसने मुझे बांध के रखा और 2 साल तक मेरे बाल भी और ज़्यादा लंबे थे, उसने मुझे काट लिए। मेरे अब्बू वो बेचारे मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर पाए। 2 साल तक बांध के फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे कहीं आने जाने की वगैरह कोई भी इजाज़त नहीं थी, मैं किसी की शादी वगैरह में जाऊँ या बाहर जाऊँ, बिल्कुल एक कैद खाने की तरह रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊं, ये जो एज है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप फिजिकली तो बहुत सारी चीज़ों के काबिल बन जाते हैं, बहुत अर्ली एज में ही बन जाते हैं 10 साल के बाद, लेकिन ये जो आपका जहन है ये आपको तजर्बे से आपको आ रहा होता है। अच्छा, सारंग बर्नी ट्रस्ट में ज़ाहिर है चूँकि ख़वातीन एतमाद है, नॉर्मली यहाँ पे नौजवान बच्चियाँ भी आ जाती हैं जो मुख्तलिफ मसाइल की डसी हुई होती हैं, लेकिन कितने फ़ीसद हम ये कह सकते हैं कि मोहब्बत की मारी हुई लड़कियाँ या ख़वातीन यहाँ आती हैं पना लेने के लिए? मेरा ख्याल है अगर आज की बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा यही आ रही है। सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के बड़े तजुर्बात हैं, उसमें मैंने ये भी देखा है मर्द कितना ही अय्याशियों में पड़ जाए, कितने ही गुनाह की तरफ चला जाए, पलटता अपनी असल बीवी की तरफ ही है, उस बीवी की तरफ जो उसकी हुदूद में रहती है। थैंक यू सो वेरी मच। बड़े मर्दों की मुश्किल आसान कर दी आपने इस जुमले से और उन्हें बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई। खैर, मजाक बरतरफ, मेरा ख्याल है भाभी अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ज़रा कुछ ऐसी ख़वातीन की तरफ चलें। और मैं माशरे में ये जानती हूँ कि एक तबाही की वजह लालच भी बहुत है। हमारी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाई गई जो 2 तरह से मोहब्बत की मारी थी। एक वो अंधी मोहब्बत जो उसके वालिदैन ने उसे दी, और कई मोबाइल फोन उसे दिलवाए गए लेकिन निगरानी बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि ये लड़की दर्जनों लड़कों और मर्दों से राबिता रखने लगी और अपने तमाम तर तजर्बे के बावजूद बिल-आखिर एक लड़के की मोहब्बत के जाल में आ ही गई। बच्चे, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपसे जितने भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे कितने लोगों ने आपसे वादे किए, कितने लोगों ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, कितने लोगों ने आपसे कहा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं? 5 से 6 लोगों ने। 5 से 6 लोगों ने। और आपकी उम्र जो है वो अभी 14 साल है। 14 साल है। तो क्या क्या कहते थे ये लोग, सब लोग किस किस्म के दावे, किस किस्म की बातें होती थी? हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे, और बस मेरे अम्मी अब्बू को फिर पता चल गई ये बात, तो फिर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत समझाया, मगर मेरी कज़नों ने और मेरी दोस्तों ने मुझे थोड़ा और बहकाया। तो फिर वो मुझे अपने घर बुलाती थी, फिर वहाँ से वो दोस्तें मुझे लेके जाती थी, लड़कों से फिर मिलवाती थी। इस वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर हम लोग कहीं और चले गए, कराची से शहर से छोड़ दिया अम्मी अब्बू ने, हम लोग वहाँ रहे। वहाँ पे फिर मेरा एक दोस्त आया, फिर
वो मुझे उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, निकाह करूँगा। फिर हम लोग घर से निकले, उसने मुझे भगा के लेके गया। स्टेशन तक पहुँचे तो स्टेशन से मेरे पप्पू के बेटे और चाचू लोग ने हम लोग को पकड़ लिया। फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ से अब्बू ने मुझे भी समझाया, फिर मैं नहीं समझी, फिर अब्बू मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। पूरे पाकिस्तान की तरह लोड शेडिंग सारेम बर्नी ट्रस्ट का मसला भी है, सो बिजली के जाने पर हमें बाकी की गुफ्तगू सेहन में करना पड़ी। अच्छा देखिए, आपके साथ तो बच्चे जो हुआ, अल्लाह करे आप अब अच्छे तरीके से वापस अपने घर जाओ, खुश रहो सब लोगों के साथ, माँ बाप के साथ, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि आज के दिन आपका जो ज़िंदगी का तजर्बा है उससे किसी और बच्ची को ये मदद मिले कि वो कम से कम इस तरह की बातों में ना आए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात होगी। अगर आपकी वजह से किसी बच्ची की ज़िंदगी बच जाती है तो ये अच्छी बात है ना आपके लिए, है ना। अच्छा बच्चे, मुझे आप ये बताओ कि जब ये आपको मोबाइल फ़ोन कितने अर्सा पहले लेके दिया आपके वालिद ने? 3 साल पहले। 3 साल पहले, यानी आप 11 साल की थी उस वक्त? जी, मैं भी यही समझती थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं भी दोस्ती कर लिया करती थी। मैं बोलती थी चलो कोई बुराई नहीं है, दोस्त बना रही हूँ मैं तो। वो लोग मुझे गलत और गंदी नज़रों से देखते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और अब कितने लोग थे जिनसे आपकी फ़ोन पर बात होती थी? 10 से 12 लोग। बहुत रॉन्ग नंबर्स आते थे, जो रॉन्ग नंबर्स आते थे मैं पहले तो ना करती थी, पर फिर मेरा दिल करता था कि नहीं मैं कर लूँ बात, मैं कर लिया करती थी। 10 से 12 लोगों से आप कॉन्स्टेंटली फिर राब्ते में थी, बात में? जी। अच्छा, और ये जो एक लड़का जिसके साथ आप फिर घर से निकली, ये उन्हीं 12 लोगों में से एक था? जी। उससे भी फ़ोन पे बात आपकी जी। अच्छा, और ये सब 12 के 12 लोग आपसे मोहब्बत का दावा करते थे? जी। सब कहते थे आपसे प्यार हो गया उससे उन्हें? जी। उनमें से कितने लोगों ने आपको देखा हुआ था? 5 से 6 लोगों ने मुझे देखा हुआ था, बाकी उन्होंने नहीं देखा। बगैर देखे ही वो कहते थे कि आपसे प्यार हो गया उन्हें? जी, फ़ोन पे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हर बाप से, हर भाई से, हर माँ से, हर बहनों से कि किसी भी अपनी औलाद को ऐसा नज़रों में रखे, इस तरह मोबाइल वगैरह ना दे, ताकि वो उसकी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं खाई में गिरने से बच गई हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अच्छी बात ये है बेटा कि आपको एहसास है कि आपसे एक गलती हुई, उस गलती को सुधारने के लिए चले। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी जगह पे आ गई, जहाँ पे इस्लाह अल्लाह करे आपकी अच्छे तरीके से, जिस तरह से लोग चाह रहे हैं उसी अंदाज में हो जाए। आप अपने घर वापस जाओ, एक अच्छी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करो। लेकिन फिर वही बात मैं करना चाहूँगा कि वो लड़का जो आपको घर से जिसके कहने पर आप अपने माँ बाप को छोड़ने पर तैयार हो गई, ज़ाहिर उसने कुछ ऐसा कहा होगा ना जो आपके दिल को बहुत लगा होगा, जिस पर आपको बहुत यकीन आया होगा, जिसके साथ आपने बहुत से ख्वाब देख लिए होंगे। उसने ऐसी क्या बातें की थी कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए अपनी ज़िंदगी में? वो भी अपने घर वालों को छोड़ रहा था, तो उसने बोला कि तुम भी छोड़ दो, क्योंकि मेरे अब्बू उसको मेरे अब्बू से बात नहीं करता था। मेरे अब्बू को पता चला क्योंकि मेरे अब्बू ने उसको डांटा कि तुम फ़ोन पे बात क्यों कर रहे हो। अगर जाकर समझ में आती है कि जब आपका अपना सगा आपको मोहब्बत नहीं दे पा रहा तो कोई गैर आपको क्यों देगा। और जो मोहब्बत आज अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किसी और के साथ करने जा रही है। आपकी खुद बात हुई उस लड़के से? जी। अभी यहाँ वापस शेल्टर होम में आने के बाद? जी, जब मैं यहाँ आई थी 1.5 साल पहले, जब मेरी कॉल करवाई गई थी तो मुझे कहा कि आज ही मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं और मेरी आज बात पक्की हो रही है। तो नाज़रीन, वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से मोहब्बत ही की एक और कहानी के साथ हम मौजूद हैं, लेकिन ये भी कहानी उन तमाम कहानियों से मुख्तलिफ है जिन्हें आज दिन भर आप टेलीविज़न ड्रामाज़ में, टेलीविज़न शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में देखते रहेंगे। तो ये कहानी क्या है, इसके मरकज़ी किरदार से बात करके जानते हैं। आप ज़रा हमें बताएँ कि यहाँ तक आप आई हैं, उसकी वजह क्या बनी, शुरू कहाँ से हुई ये सारी दास्तान, ये कहानी? मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मैं जॉब करती थी, तो उधर ही उन्हीं के घर में आना जाना था उनके बाहर के काम के लिए। तो जैसे उनको पता चला कि मेरे घर वालों का, स्टेप मदर का, कि इनका आगे पीछे कोई नहीं है, इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया है बिल्कुल, और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने फेवर में लेने की कोशिश की
कि ये कि आपके अपनों ने अपना साथ छोड़ दिया है और ये लोग भी बाहर जाने वाले ये हैं, फिर आगे आपका मुस्तकिल कोई वो नहीं है कि क्या करेंगे क्या होगा। तो मैं कौन साहब थे? उन्हीं के घर आते जाते थे जहाँ आप काम करते जी। तो जो है उन्होंने कहा कि जो है ना मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, मेरे साथ चलें। ये इस तरह करके उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। मुझे भी ये हुआ कि उन लोगों का बाहर शिफ्ट होने का हो गया है, जॉब का भी मुझे ये ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ और अपना भी कोई वो नहीं था कि मैं घर जा सकूं। ये तो मैं मजबूर हो गई उनके वो करने पे, उनका साथ देने पे। और ज़ाहिर अब ऐसी सिचुएशन है कि आप अब ज़ाहिर काम भी नहीं कर सकती, जॉब भी मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकती। चलिए तो भाभी ये इस स्टेज तक यहाँ आई हैं और ख़ासतौर पर अब जो उनकी हालत है, बस औरत का यही तो फिर अंजाम हो जाता है कि वो कहीं की नहीं रहती। गलती तो इस बच्ची से हुई है, लेकिन ये वो एंड होता है, ये वो कहानी का दर्दनाक अंजाम होता है जो सारी ज़िंदगी फिर उस औरत को भुगतना पड़ता है। और इसी एक दर्दनाक लम्हे से बचने के लिए हम औरत को कहते हैं कि खुदारा नामहरम के कांटेक्ट में नहीं आओ। बेसिकली मुझे बताइएगा, हम ज़ाहिर है वैलेंटाइन डे के हवाले से बात कर रहे हैं सब लोगों से। मोहब्बत ज़ाहिर कुछ लोगों की ज़िंदगी बना भी देती है, कुछ लोगों की ज़िंदगी को तबाह भी कर देती है। आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है इसका? 2 साल पहले मैंने भी किसी लड़के से मोहब्बत की थी। घर के सामने कोई रहने के लिए आया था, मेरी उससे बातचीत फ़ोन पे ही चली थी। तो जब मेरी उससे काफ़ी बातचीत चली थी तो मेरे घर वालों को पता चला था। मेरे घर वालों को जैसे ही पता चला तो मेरे घर वालों ने आपके घर के सामने रहता था वो बंदा? जी। जैसे मेरे घर वालों को पता चला तो मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और शादी फुप्पो के घर पे तय कर दी। मैंने घर वालों को बहुत मना करा, उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी फुप्पो के बेटे से कर दी। और वो मुझे उस लड़के के तरह तरह के ताने मारता था जब उसे सब चीज़ का पता चला। जब वो ताने मारता तो मैं उसे यही कहती थी कि मैं उस लड़के को भूल चुकी हूँ, अब तुम ये सब कुछ छोड़ दो। जहाँ आपकी शादी हुई वो आपको पहले वाली जो मोहब्बत थी आपकी, उसके ताने देता था और ये पता था, उसके इल्म में था ये सारा बात? अच्छा ये भी वालिदैन पर इसमें बड़ी अजीब व गरीब फिर फैसला था ना कि एक ऐसे लड़के को जो कि जानता है उसकी कहानी क्या है बुनियादी तौर पे, उसको आपने अपनी बेटी दे दी, उसे सौंप दी, जो उसका माजी जानता है। बिल्कुल ऐसा है इकरार भाई। शादी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है लड़की की रजामंदी। ना तो अल्लाह ताला ने अगर ये इख्तियार वालिदैन को दिया होता तो हाँ की इजाज़त भी वालिदैन को ही होती, वही 3 दफ़ा हाँ कर देते। ये वो रिश्ता होता है जब बेहतरीन बन जाता है, जब बेटी बेटा और वालिदैन मिलकर ये फैसला करते हैं। अच्छा फिर शादी हो गई आपकी, उसके बाद क्या हुआ? शादी हो गई, वो मुझे तरह तरह के ताने मारने लगा। मैं उसे यही कहती थी कि अब मैं उस लड़के को भूल चुकी हूँ, अब उसकी बातें मुझसे ना करो। लेकिन वो फिर भी मुझसे उसकी बातें करता था, ज़बरदस्ती पूछना चाहता था कि मैं उस लड़के से किस तरह मिली, क्या बातें होती थी हम दोनों के बीच में, ये सब कुछ पूछता और मुझे मारता बहुत था। और फिर ऊपर से इसका ये बात चली थी, बड़ी ताक रात थी, तो इसने मुझे बताया था कि मैं भी किसी लड़की से फ़ोन पर बात करता हूँ और उसे मोबाइल देकर आता हूँ, उसकी दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती चल रही थी। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने घर वालों को सब बताया लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फिर भी मैं उसके साथ वहाँ पे रहती रही थी, लेकिन वो बस मुझे हर वक्त ताने मारता रहता था। अच्छा नहीं, लेकिन आप वाकई भूल गई थी उस पहले लड़के को जिससे आपकी बातचीत थी? जी हाँ, मुकम्मल तौर पे कांटेक्ट, राब्ता, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फिर अल्टीमेटली क्या फ़ैसला हुआ आपका और आपके शौहर का? कुछ भी नहीं, वो बस मुझे ताने मारता था, ये सब कुछ करना, मारना, रोज़ रोज़ यही सब कुछ था। और दूसरी लड़कियों से बात करना, तो मुझे भी ये सब बात करवाना कि तुम भी इस लड़की से बात करो। और मैं नहीं करना चाहती थी ये सब कुछ। मैं ये कहती थी कि क्यों कहता था कि आप इस लड़की से बात करें, क्या बात? बस ऐसी मुझे जलाने के लिए कि मैंने भी किसी और को पसंद किया है, तो इसलिए मैं भी तुम्हारी उस लड़की से बातें करवाना चाहता हूँ जिससे मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं बातें करता हूँ। आधी आधी रातों में उनसे बात करना, उनको फ़ोन देना जा के, ये सब कुछ करता था। और फिर इनका क्या इख्तिताम हुआ इस रिश्ते का, यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? मेरे पास तो खैर बच्ची खुद ही आई है और वो यही होता है कि लड़की को माफ़ी नहीं मिलती, जो काम इसने किया वही। आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। सलीम कौसर साहब का ये शेर अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के पागल खाने
ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जिन्हें इश्क या मोहब्बत ने पागल खानों तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में ऐसी लड़कियों या औरतों की तादाद भी कम नहीं जो मुख्तलिफ शेल्टर होम्स या दारुल अमान में इसी इश्क, इसी प्यार और मोहब्बत की वजह से अपने घर बार को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज वैलेंटाइंस डे पर इश्क, प्यार और मोहब्बत की तस्वुराती, फिल्मी और किताबी कहानियां अपनी जगह, लेकिन सरेआम की टीम आपको मोहब्बत के कुछ असल रंग और मोहब्बत का असल चेहरा दिखाने की कोशिश करेगी। कुछ अरसा पहले सरेआम की टीम ने हैदराबाद में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े पागलखाने से एक प्रोग्राम नशर किया था और हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ था कि वहाँ मौजूद ज़हनी मरीजों में से तकरीबन 80% मोहब्बत और इश्क के डसे हुए थे। उनके साथ या तो किसी लड़की ने बेवफाई की थी या फिर उस लड़की ने मजबूरी में अपने घर वालों की मर्जी से कहीं और शादी कर ली थी। ऐसे पागलों को बहुत से गाने और अशार भी याद थे और कुछ को तो अपनी गुमगश्ता मोहब्बत का नाम भी। क्या हुआ था? इश्क किया था। इश्क हो गया था? इश्क हो गया। तो फिर क्या हुआ? शादी क्यों नहीं हुई? शादी उसकी हो गई। और शेर शायरी सुनो। सुना। चक्कर ये है, अमेरिका तो ऐसे बहाना बनाया हुआ है मोहब्बत को, है ना? मोहब्बत को 30 साल रखा। वैलेंटाइंस डे मनाने के बारे में हमारी राय क्या है, इस बात से कता नजर हम आज मोहब्बत का एक दूसरा पहलू आपके सामने रखेंगे। वैलेंटाइंस डे पर अफसानवी और फिल्मी मोहब्बत पर मबनी ड्रामे, प्रोग्राम और मॉर्निंग शोज से हटकर प्यार, मोहब्बत और इश्क के नामों से जुड़ी तल्ख सच्चाइयाँ और कुछ हकीकतें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोहब्बत के नाम पर होने वाले धोखे कुछ जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सरेआम की टीम ने लाहौर में यूनिवर्सिटी तालिबा से गैंग रेप करने, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसे ब्लैकमेल करने वाले उसके अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को बेनकाब किया था। वही बॉयफ्रेंड जो अल्लाह की पाक किताब पर हाथ रखकर लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया करता था। कुछ ऐसी ही सच्ची और हकीकी कहानियों की तलाश में सरेआम की टीम सारिम बर्नी ट्रस्ट पहुंची, जहां मौजूद बेशतर लड़कियां और औरतें मोहब्बत ही का रोग पाले अपने घर वालों से दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन सारिम बर्नी और उनकी शरीके हयात और ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन आलिया सारिम के पास मरज़े इश्क में मुब्तला होकर इनके ट्रस्ट तक पहुंचने वाली औरतों की अनगिनत दास्तानें थीं। सो सबसे पहले उन्होंने इन सैकड़ों कहानियों का तजर्बा सरेआम की टीम के सामने रखा। अच्छा, आज हम वैलेंटाइंस डे के हवाले से निकले थे, तो वह मुख्तलिफ ड्रामे होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज, उसमें बड़ा एक अच्छा जो तस्वुर है मोहब्बत का वो पेश किया जाता है। अच्छी बात है, मोहब्बतें बांटनी चाहिए, लेकिन एक जाविया ऐसा है जो मोहब्बत के नाम पे हमारे माशरे में होता है बहुत कुछ, और बहुत कुछ ऐसा जिससे बहुत सारी खासतौर पर बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो हमने कहा इस पहलू को भी आज जो है वो जहन में रखा जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ही तस्वुराती और ख्यालाती चीज़ मोहब्बत आज हम बना के पेश करें और इसके जो हक़ाइक़ हैं, जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, वो बच्चियों तक या नई नस्ल तक ना पहुँचें। इकरार भाई, इसमें एक बात मैं आपको बोलूँ, ये आपकी तारीफ़ नहीं है, लेकिन ये इस वक्त की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। और अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। ये वो चीज़ है जो मेरे दिल में बड़े अरसे से खुटक रही थी कि वैलेंटाइन के ऐसे ही मनाया जाता है जैसे ये हो रहा है, फिर इसके रिजल्ट्स वो जो सामने आ रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। यही टीवी, यही प्रोग्राम्स, यही मॉर्निंग शो जो इतनी मोहब्बतें दिखा रहे हैं, जब उन मोहब्बतों के टुकड़े हो रहे हैं, जब वो मोहब्बतें बर्बाद हो रही हैं, जब उन मोहब्बतों से आग लग रही है घरों में, वो क्यों नहीं दिखाते। तो शुक्र है कि आपको इस बात का ख्याल आया और आप इस चीज़ को लेकर के चले हैं। ये वाकई एक बड़ी तकलीफ चीज़ बन गई है और धोखा मोहब्बत नहीं है। आज के दौर में होने वाली, मैं मोहब्बतों को मोहब्बत नहीं समझता, मैं इसको सिर्फ धोखा समझता हूँ कि एक रॉन्ग मैसेज आया, उधर से मोहब्बत शुरू हो गई, उसने बगैर देखे आई लव यू कहना शुरू कर दिया, आई लव यू कहना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ पे मर बैठा, उसे पता भी नहीं कि काणी है, लंगड़ी है, या उसे नहीं पता कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। बात तो सही नहीं कहते ना, मोहब्बत अंधी होती है, तो ये मतलब मोबाइल वाली मोहब्बत तो ठीक नहीं है इस नहीं, मोहब्बत अंधी का मकसद ये नहीं होता कि आप रॉन्ग नंबर पे शुरू हो जाए। मोहब्बत अंधी का मकसद ये होता है कि मोहब्बत के लिए किसी का काले गोरा देखने की जरूरत नहीं है, किसी को जो है गरीब अमीर देखने की जरूरत नहीं है, उसमें अंधी कहा गया है। दूसरा ये कि माँ इसके साथ जो चीज़ें हो रही है, फेसबुक पे अजनबी मिल गए और
बस इतनी मोहब्बत हो गई कि मत पूछें, अपनी पिक्चर्स उल्टी सीधी भेजनी शुरू कर दी या MMS करनी शुरू कर दी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग में आ गए। और मुझे हैरत इस बात पे होती है, मैं भी आप भी ज़रा अपना इनपुट दीजिएगा कि वो बच्ची किस स्टेज पे होती है एतबार की और एतमाद की, कि जब वो एक लड़के से मिलती है तो बाकायदा वो जो भी हरकत कर रहे होते हैं अपने हाथ से वो मोबाइल से वो वीडियोस और तस्वीर बनवाती है। अब बच्ची मोस्ट प्रॉब्ली इस केस में आमतौर पर ये होता है कि करप्शन लड़की में ज़रा कम, लड़की अपनी तरफ से बहुत एतमाद कर रही होती है, उसे लगता है कि ये आदमी तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। हालांकि वो बहुत सी दास्तानें सदियों से सुनती चली आ रही है औरत कि ज़ाहिर मर्द ने ही हमेशा आमतौर पर बेवफाई की है, लेकिन इतना एतबार और इतना एतमाद क्यों करती है औरत एक मर्द के ऊपर, और बगैर किसी वजह के? कोई बुनियाद हो तो फिर तो चले। उम्र कैसी आप ठीक ठाक हैं? ख़ुद एक बार फिर ये वजाहत कि ज़ाहिर शनाख्त भी एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छुपाएं, और नाम भी हमारी ये ख्वाहिश है और यही हम कर रहे हैं कि मंज़िल आम पे ना आए। मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि इन बच्चियों की कहानी सुनकर कुछ मज़ीद बच्चियाँ अगर इस स्टेज पर पहुँचने से रुक जाएँ तो ये हमारे लिए भी, सारे बर्नी ट्रस्ट के लिए भी, और जितने लोग इस एफर्ट में शामिल हैं उनके लिए बड़ी अच्छी कामयाबी की बात होगी। तो आप ज़रा हमें बताओ कि क्या अब यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है उसका आगाज़ कैसे हुआ? उसका आगाज़ ये था कि मैं अपनी फ्रेंड के जो भाई थे उनको पसंद करने लगी थी। बाकायदा तौर पे उनके घर से पहले रिश्ता भी आया, लेकिन घर वालों को वो पसंद नहीं आया रिश्ता। उनको उसमें बहुत सारे फॉल्ट नज़र आए। मैंने घर वालों से ज़िद की कि नहीं मुझे यहीं करनी है, मैं पसंद करती हूँ, हम अच्छा, लेकिन प्यार करते हैं। आप पसंद करने की स्टेज भी बड़ी अहम है ना, कि वहाँ तक आपको जब एहसास हुआ कि मैं पसंद करने लगी हूँ, आना जाना था उस घर में आपका, या कैसे रब्ता हुआ? जी, मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हें वहाँ देखा था। उससे पहले मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था, और उसके बाद मेरी उनसे मोबाइल पे बातचीत होना शुरू हुई थी। तो उसके बाद घर वालों ने इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी ज़िद थी कि नहीं मैं पसंद करती हूँ तो आप मेरी शादी कर दें, क्योंकि घर वालों को था कि हाँ हमने तुम्हारी शादी करनी है। लेकिन घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बीच में सब आ गए थे, मामू वगैरह, सब ने ये स्टैंड लिया कि नहीं किसी भी हाल में शादी नहीं होगी। मुझे घर में कैद कर दिया कि घर से निकल ना सके। एक रात मेरे भाई ने मुझे बेइंतहा मारा था इसी बात पे कि ये आज अपने मुंह से क्यों इस तरह से कह रही है कि मेरी उसके साथ शादी कर दें। बेइंतहा मारा था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फट गए थे, और मुझे कोई इतना जुनून सवार था उस मोहब्बत का कि मैंने अपना हाथ भी जलाया था इस तरीके से। मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया गया, मुझसे कोई राब्ता नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने अरेंज करके किसी ना किसी तरीके से उनको कहा कि आप किसी भी तरीके से मुझसे शादी करें। उन्होंने कहा मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स को भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारे घर वाले मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं नहीं आगे करूँगा। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा। मेरे घर वालों ने सब ने उन्हें दूसरे घर में नानी के घर बुलाया, वहाँ बुला के उन्हें बेइज्जत किया। ये हमारी बेटी है, खुद को मारे पीटे जो भी करे, आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। फिर वो लोग वापस वहाँ से चले गए। मैंने फ़ोन पे उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कहा अब तुम अपने आप को मारो पीटो जो करना है करो, मेरा अब तुम्हारा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की है। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को उस मौके पे मुझे ये लगा कि मैं जिस इंसान के लिए ये सब कुछ कर रही थी आज तो उसने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो अपने रिश्ते भी मेरे हाथ में नहीं रहे, और वो शख्स जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी उसने तो मुझे कड़े वक्त में ही छोड़ दिया। मैं फिर से पागल हुई, मैंने नीचे आके खुद को मारना शुरू किया घर वालों पे। मैं बिल्कुल इतनी पागल हो गई थी कि जिस शख्स के लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी उसने इतना बड़ा मुझे कैसे लफ्ज़ अल्फाज बोल दी कि अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर यहाँ तक कैसे आई हैं? फिर 5 महीने तक मैंने फिर पागलपन का नाटक किया कि इन्होंने मुझे इतना मारा है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, मुझे इन लोगों ने कैद की तरह, बिल्कुल कैद खाने की तरह रखा हुआ था। आपने पागल साबित करने की कोशिश की खुद को 5 साल? मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि इन्होंने मुझे कोई इतना बेतहाशा मारा था कि वो पुलिस केस था, मुझे कोई डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहा था। मैंने ये उनके सामने किया कि हाँ आप लोगों ने मुझे इतना मारा है कि मेरे दिमाग पे असर हुआ है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ निकल के जाऊँ, क्योंकि कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी अकेले। घर वालों का एतबार भरोसा सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि गलती मेरी अपनी भी थी, मेरे घर वालों की भी थी। अगर मुझे मेरी घर से वो मोहब्बत मिलती, मेरे माँ बाप से मिलती, मेरे भाइयों से मिलती, तो मैं कभी भी किसी उस अनजान शख्स की तरफ नहीं पलटती, क्योंकि मुझे वो मोहब्बत मेरे घर से ही नहीं मिली थी। इसलिए मैं दूसरी तरफ डाइवर्ट हुई थी। कोई भी लड़की ऐसे ही नहीं घर से किसी और की तरफ मोहब्बत पाती।
ये बात बेटा समझ में नहीं आती, ये कैसे पॉसिबल है कि माँ बाप या भाई जो हैं वो अपनी बहन से अपनी बेटी से प्यार ना करते हो। ये मैं बहुत सारी लड़कियों से सुनता हूँ कि मुझे घर से वो प्यार नहीं मिला था, इसलिए जो है मैं दूसरी तरफ चली गई। वो प्यार क्या होता है जो हम घर वालों से चाहते हैं, आप मुझे बताओ। आप वो केयरिंग नहीं होती जो बेटों की जाती है, बेटियों की क्यों नहीं वो केयरिंग होती? क्यों इतना फर्क रखा जाता है बेटों बेटियों में कि अच्छे से अच्छा खाना भाइयों को देना है, बहन नहीं खाएगी, बहन पूरा दिन सुबह से रात तक काम कर रही है, लेकिन भाई को ये नहीं है कि 2 मीठे बोल भाई बहन से आके बोल ले। इतनी सी सिर्फ तवज्जो चाहिए थी, लेकिन ये तवज्जो नहीं मिली थी मुझे। इसी बहाने से इनके उससे कन्वे हो गई कि नॉर्मली हमारे यहाँ यही किया जाता है कि बच्ची बिल्कुल ही ऐसे तस्वीर की जाती है जैसे कोई मुलाजमा है घर की, और भाइयों को ऐसे बना के रखा जाता है कि जैसे वो ये बात कि खाना अच्छा, पहनना अच्छा, और बच्ची के लिए एग्जैक्टली। और तालीम तो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें तो बराबरी कर लो, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, अगर पढ़ना चाहती थी तो पढ़ने देते। वहाँ इसको महसूस हुआ कि मेरी वो इज्जत, मेरी वो वक़्त या मेरी वो गुंजाइश नहीं बनती। अच्छा, ये आपका यहाँ आने का मकसद ये तो नहीं था कि आप घर वालों से फरार इख्तियार कर रही थी, आपके यहाँ आने का मकसद यही था कि आप दोबारा उस शख्स से रब्ता करें और दोबारा शादी की तरफ बात बढ़े, यही सोच के आई थी? मैं ये सोच के नहीं आई थी, क्योंकि घर वालों ने इतना कोई कर दिया था कि मैं वहाँ रह नहीं पाती थी, कि मैं शायद वहाँ जिंदा रह के मैं मर जाऊँ या मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं वहाँ से इसलिए निकली थी, और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे भाग के निकाह कर लें। उन्होंने ये भी साफ मुझे इनकार कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ अपनी गलतियों पे निदामत थी कि मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक मोहब्बत पाने के लिए जो माँ बाप से नहीं मिली, जो अपने सगे रिश्ते थे उनसे नहीं मिली, तो कोई गैर क्यों देगा? ये बातें आज